Academically global, I hope to reach a stage where healthcare professionals have the capacity to practice in a country where they want to. Sir, why you want to join academic? देखो बहुत सारे लोग M.Pharm के बाद जॉब करते हैं इंडस्ट्री में. लेस सैलरी, हाँ. ओके, एंड लेस रिकग्निशन. तो अब ये सेकंड प्रॉब्लम मेरे पास आ गया कि मैं इंडस्ट्री में जाना तो चाह रहा हूँ, हाँ. लेकिन सैलरी बहुत कम है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, 12 आवर यू हैव टू वर्क इन इंडस्ट्री. ओके, सो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम. बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज क्या करते हैं, जब हायरिंग मतलब करनी होती है उनको, तो दे आर नॉट डूइंग एक्चुअल हायरिंग. कुछ लोग का कोई लाइसेंस ले लिया है कोई M.Pharm किया हुआ है, उसको लगा दिया गया हमारे यहाँ पे काम कर रहा है अभी रिसेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो PCI ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया था मिड में, स्कैम से पहले, तो थोड़ा बहुत फैकल्टीज़ का हायरिंग करना स्टार्ट किया था कॉलेजेस में. फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी कंप्लीट फैकल्टी तो शायद बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जो अफोर्ड कर पा रहे हैं यहाँ पे. Hello everyone, welcome to you all in once again in my another podcast. We talk about healthcare talk. So there is a scam आजकल चल रहे हैं. आपने देखा होगा कि फार्मेसी में स्कैम हो गया, NMC में स्कैम चल रहा है, या PCI में स्कैम चल रहा है. We are going to talk about एकेडमिक्स में क्या स्कैम चल रहा है, कैसे कॉलेज को अप्रूवल मिलता है, कैसे फैकल्टीज़ को हायरिंग चल रहा है, फैकल्टीज़ का क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर एंड abroad में. As you don't know already about me, so my name is Dr. Akram. I did my diploma in pharmacy, bachelor of pharmacy and doctor of pharmacy from India, and I did my PhD from Australia, and I work in India, Malaysia, in Australia. And Dr. Alok with me, and he is my senior in my pharmacy school. You already know मैंने जो है B.Pharm किया था इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से, सर ने वहाँ से M.Pharm किया हुआ है. तो हम लोग एक साथ पढ़ाई किया करते थे, बट हमने एकेडमिक्स ज्वाइन किया ऑलमोस्ट साथ में 1-2 साल का आगे पीछे के साथ में तो वी हैव अराउंड 14 ईयर का एक्सपीरियंस है हम लोग को. डिफरेंट कॉलेज में हमने पढ़ाया. देन वी विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड द लर्निंग फॉर यू. आप कैसे जाके विदेश में भी एज ए फार्मेसी एकेडमिक्स में आप जॉब कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम इंडिया. तो प्लीज़ वॉच फुल वीडियोज़. तो वेलकम डॉक्टर आलोक. Hello, Dr. Akram. If you can just give us your brief intro. Okay, so I'm Dr. Alok Semwal, and I started my education with B.Pharm, and then I did a master's in pharmacy. After that, I pursued PhD in pharmaceutical sciences, and after completing my PhD, I started my academics journey. तो आपने academic join किया PhD के बाद या M.Pharm के बाद? Yes, with the PhD, I started my career. Okay, तो अभी क्या हुआ था स्टार्टिंग में, अगर हम लोग देखें तो गाइडलाइन कुछ इस टाइप का होता था कि आपको अगर एकेडमिक्स में आना है तो उसके लिए आपको PhD जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, पहले M.Pharm के बाद एकेडमिक में चले जाते थे, अभी तो PhD का. सो आई स्टार्टेड माय करियर आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स. ओके, एंड ड्यूरिंग द एकेडमिक्स आई स्टार्टेड माय PhD. एंड उसी टाइम पे एक गाइडलाइन जनरेट हुआ अकॉर्डिंग टू PCI कि आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो भी काउंट होगा इन एकेडमिक्स. सो दैट हेल्प मी अ लॉट. तो सर ने क्या किया, सर ने B.Pharm किया और M.Pharm किया, एंड ही स्टार्ट वर्किंग इन ए फार्मेसी स्कूल एज ए एकेडमिक एज ए प्रोफेसर, एंड साथ में उन्होंने अपना PhD किया है जैसे सारे लोग मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं इंडिया के अंदर, राइट. एंड सर तो ये था कि सर वाई यू वांट टू ज्वाइन एकेडमिक. देखो बहुत सारे लोग M.Pharm के बाद जॉब करते हैं इंडस्ट्री में, तो आपका क्या ऐसा हुआ था कि आप एकेडमिक्स में आए? ओके, तो इसमें मैं एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा डॉक्टर अकरम आपके साथ में. सो माय फर्स्ट प्लान व्हेन आई केम टू फार्मेसी कोर्स वाज टू डू जॉब इन इंडस्ट्री. ओके, तो आफ्टर B.Pharm आई वाज प्लानिंग टू डू जॉब इन इंडस्ट्री. लेकिन B.Pharm के बाद जब मैंने देखा तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, सैलरी जो होता था वो बहुत कम होता था, एंड रिकग्निशन नहीं था. तो इसी वजह से मुझे लगा कि नहीं, अभी क्या करना चाहिए, मास्टर्स करना चाहिए. सो देन फिर मैंने प्लान किया कि मैं मास्टर्स करूँगा. आफ्टर मास्टर मैंने ये सोचा कि मैं ज्वाइन करूँगा इंडस्ट्री को. अगेन सेम प्रॉब्लम आई फेस. ओके, द प्रॉब्लम वाज लेस सैलरी, ओके, एंड लेस रिकग्निशन. तो अब ये सेकंड प्रॉब्लम मेरे पास आ गया कि मैं इंडस्ट्री में जाना तो चाह रहा हूँ, लेकिन सैलरी बहुत कम है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, 12 आवर यू हैव टू वर्क इन इंडस्ट्री. ओके, सो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम. तो व्हेन आई वाज डूइंग माय B.Pharm, जनरली क्या होता है B.Pharm के बाद आपने सीनियर्स को देखते हैं, सीनियर क्या कर रहा है, एंड यू वांट टू गेट सम इनसाइट फ्रॉम देम, राइट.
तो हमारे एक सीनियर ने मुझसे कहा कि अकरम जो है बी फॉर्म इज इन डेंजरस जोन में है अभी, बिकॉज यू नो आप कितना ही जॉब कर पाएंगे। मैंने बोले थोड़ा अगर आपको सेफ जोन में जाना है तो आपको मास्टर डिग्री कर लो। तो अगर कुछ भी नहीं कर पाओ भविष्य में तो यू कैन बिकम ए प्रोफेसर, राइट। तो ये एक वो था कि बहुत सारे लोग एकेडमिक्स में यू नो आए आफ्टर एम फॉर्म, मे बी इनिशियली दे डोंट वांट टू गो इन एकेडमिक्स, दे वांट टू डू यू नो समथिंग एल्स, वांट टू वर्क मे बी इंडस्ट्री और मे बी यू नो इन हॉस्पिटल हियर एंड देयर। यस, आपने कैसे मतलब अप्लाई किया जॉब्स को? आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, आपने डायरेक्टली आप कॉलेज में जाके अप्रोच किए या आपने किसी सीनियर से बात की, कैसे आपने? ओके, एकेडमिक्स में आने का कोइंसिडेंस ही रहा मेरे लिए कि जनरली अगर आपको पता हो इधर एक हिमाचल रीजन में पोंटा साहिब एक प्लेस है एंड देयर आर मोर देन 200 फार्मा इंडस्ट्रीज। ओके, सो फार्मा इंडस्ट्रीज में जाने का मेरा प्लान था एक्चुअली। तो मैं गया फार्मा इंडस्ट्री के इंटरव्यू के लिए फॉर द इंटरव्यू ऑफ मैनकाइंड। ओके, एंड कोइंसिडेंटली वो इंटरव्यू उस दिन नहीं हुआ। Okay. तो जस्ट मैं रिज्यूमे शेयर किया एंड देन व्हेन आई वाज कमिंग बैक आई सॉ अ फार्मेसी कॉलेज। ओके, इंटरेस्टिंग। यस, आई सॉ अ फार्मेसी कॉलेज एंड देन मेरे दिमाग में आया कि एकेडमिक्स क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए, एकेडमिक्स ट्राई कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट इंटरव्यू मैं सेम कॉलेज में गया एंड आई गेव द इंटरव्यू एंड इंटरव्यू देने के बाद मेरा क्लियर हो गया एंड देन आई स्टार्टेड माई एकेडमिक्स जर्नी। बट कॉलेज जाने से पहले मेरे माइंड में एक चीज़ आ गया था कि अगर मुझे एकेडमिक्स में रहना है तो मुझे अपना पीएचडी परस्यू करना है। ओके, अच्छा सर, ये चाहिए उस टाइम जब आपने ज्वाइन किया था एज ए एकेडमिक इन फार्मेसी, यू नो, तो उस टाइम पे जो सैलरी थी और आज की सैलरी, मतलब आपने 10-3 साल पहले ज्वाइन किया था, वो सेम सैलरी पे न्यू बंदों की हायरिंग हो रही है या 15 साल में मतलब सैलरी डबल तो एटलीस्ट हो जानी चाहिए थी? फॉर एग्जाम्पल जो उस टाइम पे मेरी 15,000 पे आपने ज्वाइन किया, 18,000 20,000 पे, तो आप शायद 30-40,000 हो जानी चाहिए। तो क्या अभी वो हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ, व्हेन आई ज्वाइंड एट 15,000। ओके, एंड ये 15,000 उस टाइम पे काफ़ी था। रीजन इज इतनी महंगाई नहीं थी उस टाइम पे। फैकल्टी वर ज्वाइनिंग एट 8,000, 10,000, 12,000 एट द टाइम। ओके, सो उस रेंज को अगर मैं देखूं तो 15,000 बस गुड। ओके, फॉर द स्टार्टिंग। ओके, एंड सेकंड गोल पीएचडी था, तो दैट्स व्हाई कोई मुझे इशू था नहीं। बट सर मैं अभी रिसेंट आज में कितने में न्यू हायरिंग हो रही है? अगर मैं रिसेंट सिनेरियो देखूं, अभी मैं आपको 2011 की बात कर रहा हूँ। यस, ओके, नाउ रिसेंट सिनेरियो में 2025 में अगर आप फार्मेसी कॉलेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा 18,000। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, और अगर कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे आपको 21,000, 22,000 या फिर 25 एंड मैक्सिमम 30,000 भी मिल will be starting। देखो अच्छे कॉलेजेस भी हैं, दे आर पेइंग वेरी गुड, बट मे बी 10-15% होंगे ऐसे अच्छे कॉलेज, दे आर पेइंग वेरी गुड, यू नो, दे आर गिविंग द रेस्पेक्ट, जो रिकॉग्निशन है एकेडमिक्स जो प्रोफेसर को मिलना चाहिए वो दे आर गिविंग। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम कॉलेज, जो 80% जो कॉलेजेस हैं दे आर नॉट गिविंग। 18 to 21,000 इज द रेंज। तो मतलब 18 से 20,000 रुपये के आसपास में है ना। इवन मैंने तो ये देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस में, आई नो मेरे बहुत सारे जूनियर फ्रेंड्स जॉब करते हैं, दे आर सेइंग के they are not giving the salary on time, even you know sometime 2 महीने की सैलरी हो गया और नो they are exploiting the, तो आपको घर कैसे चलेगा ना। एंड बच्चे नहीं आ रहे हैं आजकल इतने फार्मेसी कॉलेजेस में, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ चल रही है। बच्चे ने कमेंट किया था कि अभी स्कैम के चल रहा है फार्मेसी कॉलेज में। बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज क्या करते हैं, जब हायरिंग मतलब करनी होती है उनको, तो दे आर नॉट डूइंग एक्चुअल हायरिंग। कुछ लोग का कोई लाइसेंस ले लिया है ना, कोई फॉर्म किया हुआ है, उसको लगा दिया गया हमारे यहाँ पे काम कर रहा है ना। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बोगस कॉलेजेस हैं, जैसे आपने देखा अभी पीसीआई ने 870 कॉलेजेस को अप्रूवल दिया विदिन 13 डेज। इवन बहुत सारे कॉलेज का उन्होंने ऑनलाइन इंस्पेक्शन किया जूम के थ्रू विदिन 6 to 7 मिनट के अंदर। सीबीआई ने उनको अभी कैच भी किया, राइट, इसीलिए जो है वो तो मतलब आपको क्या ऐसा एक्सपीरियंस है कभी अप्रूवल के टाइम पे कोई आपने किया कभी लाइफ में किसी कॉलेज में? अप्रूवल टाइम पे अगर मैं देखूं कि जिन कॉलेजेस में मैं रहा था, अभी जनरली क्या होता है फार्मेसी कॉलेज के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू पीसीआई, इतना कॉलेज होना चाहिए इतना। सो अगर आपके फार्मेसी कॉलेज में 60 सीट अप्रूव्ड हैं देन यू विल रिक्वायर 15 फैकल्टीज। ओके, एंड अगर आपके पास 100 सीट हैं तो देन वो 25 फैकल्टी आपको रिक्वायर्ड होगा। अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक दूसरा ऐड किया फार्मेसी ने, यू विल रिक्वायर्ड 4 प्रोफेसर्स इन कोर ब्रांचेस। तो आपके जो कोर ब्रांच है उसमें 4 प्रोफेसर रिक्वायर्ड है, लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस में एचओडीज हैं, एटलीस्ट यू नो केमिस्ट्री का एचओडी, कॉग्निटिव का एचओडी, स्टैटिस्टिक्स का एचओडी, तो पीएचडी होना चाहिए एंड प्रोफेसर होना चाहिए। यस,
तो अभी लकली मतलब जिस कॉलेज में मैंने जॉब किया वहाँ पे 4 प्रोफेसर्स अवेलेबल थे, बट अगर मैं उस टाइम की बात करूँ ना, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, तो ज़्यादातर कॉलेजेस में पीएचडी फैकल्टी नहीं थे, वर्क नहीं कर रहे थे। ओके, सेकंड थिंग, फैकल्टी रेशियो भी कम होता है जितना रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग। अभी रिसेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो पीसीआई ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया था मिड में स्कैम से पहले, तो थोड़ा बहुत फैकल्टीज़ का हायरिंग करना स्टार्ट किया था कॉलेजेस में। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी कंप्लीट फैकल्टी तो शायद बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जो अफोर्ड कर पा रहे हैं। एक्चुअली मैं मेरे टाइम पे जिस कॉलेज में मैंने पढ़ा रहा था, वहाँ पर एक बार इंस्पेक्शन हुआ था, तो जनरली दे आर काउंटिंग द नंबर। उन्होंने क्या किया, कुछ बिकॉज क्या होता है कि डिप्लोमा का फैकल्टी अलग दिखाते हैं वो, बिकॉज डिप्लोमा वाले के लिए बी फॉर्म और एम फॉर्म पढ़ा सकता है, राइट, और बी फॉर्म के लिए एटलीस्ट एम फॉर्म या पीएचडी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ जो बच्चे एम फॉर्म कर रहे थे, जो हम जिनको हम पढ़ाते थे, उन लोगों को उन्होंने फैकल्टी दिखा दिया एज ए डिप्लोमा के लिए, मतलब बोगस फैकल्टी वहाँ पे बैठा दिया। और जो इंस्पेक्टर आए हुए थे भाई साहब, उन्होंने काउंटिंग कर रहे हैं वो 1 2 3 4, इवन ही डिड नॉट आस्क ए सिंगल क्वेश्चन कि भाई आपने कहाँ से फार्मेसी किया, क्या क्वालिफिकेशन है। ही डिड नॉट इवन ट्राई कि भाई ये फेक बंदा है या रियल बंदा है, किसी को लाकर बैठा दिया वहाँ पर। उन्होंने अप्रूवल ऑब्वियसली मिल जाता। तो यही स्कैम चल रहा है बहुत सारे कॉलेजेस में। दे आर नॉट हायरिंग द फुल टाइम फैकल्टीज, मे बी पार्ट टाइम फैकल्टी, समटाइम दे आर रेंटिंग द degrees from, and the guy is working maybe in the industry after M.Pharm, maybe he's working in some other job. So this is the scam. बहुत सारे लोग इसकी बात कर रहे थे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ये बताइए कि इंडिया में कितने घंटे जनरली मतलब मंथली काम करना पड़ता है, स्पेशली वर्कलोड। ओके, तो वर्कलोड की अगर हम बात करें तो वर्कलोड भी डिफाइंड है अकॉर्डिंग टू पीसीआई। अगर हम ऑन पेपर देखें तो फॉर प्रिंसिपल 8 आवर पर वीक, 8 आवर का वर्कलोड ही प्रिंसिपल के लिए होता है, एंड फॉर फैकल्टीज मैक्सिमम वर्कलोड शुड बी 16 आवर्स। ओके, बट अभी ये फैकल्टी शॉर्टेज की वजह से जो ये वर्कलोड होता है ना, ये 25 आवर्स और 28-30 आवर्स भी चला जाता है पर वीक। यस, I mean, I'm laughing because मेरा जो वर्कलोड था इन मलेशिया में वो था 38 आवर फॉर 1 सेमेस्टर। 6 महीने या 5 महीने पढ़ाते थे। वो 38 आवर का जो है वो एक टोटल वो था कि इतने घंटे पढ़ाना है। यस, तो अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में ये शायद 2 वीक में या में कहीं वर्कलोड था पास। तो मतलब इतना अगर वर्कलोड रहेगा तो बंदा कहाँ रिसर्च पे फोकस कर पाएगा। जो एक प्रोफेसर है उसका वेरी इंपॉर्टेंटली नीड टू डू रिसर्च, पब्लिकेशंस, अपना खुद का मतलब विकास कैसे कर पाओगे अगर आप रिसर्च नहीं करोगे। फॉरेन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च, जो लोग देखते हैं। यस, तो स्टार्टिंग फेज में ये आपका वर्कलोड काफ़ी होता है, एंड जैसे जैसे आपका पोस्ट बढ़ेगा देन वर्कलोड रिड्यूस होता है, लेकिन उस कंपैरिजन में हम लोग नहीं आ फिर आपको एडमिन जॉब मिल जाता है। वो कम तो नहीं होता, मे बी यू आर एचओडी एंड देन यू आर लुकिंग टू अदर्स, तो आपको एडमिन जॉब मिल जा रहा है, बट मतलब ओवरऑल जो वर्कलोड है वो हाई है फिर भी। तो फॉरेन में क्या होता है, इतना वर्कलोड नहीं होता है। यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम टू योरसेल्फ। आपको कहीं जाना है, अपनी लाइफ है आपकी पर्सनल, ऑल दोज थिंग्स। तो आई कैन से इज वेरी गुड इन अब्रॉड टू वर्क एज ए प्रोफेसर। एंड अगर आपको जॉब करना है फॉरेन में, तो अगर आपने पीएचडी जनरली मांगते हैं, पीएचडी प्लस ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपको है, देन यू कैन ट्राई इन गल्फ कंट्रीज़ में, इवन मलेशिया और ये सारी कंट्रीज़ में फार्मेसी अकेडमीज की हायरिंग होती है तो प्लीज़ डू नॉट वेट आपके कोई एडवर्टीजमेंट आएगा मैं उसको अप्लाई करूँगा। तो मैंने तो क्या किया था, आई वुड जस्ट गो गूगल, एंड गूगल पे मैंने देखा मलेशिया में कितने कॉलेजेस हैं, एंड सारे कॉलेज। तो फिर मैं गया और मैंने ईमेल निकाली, मैंने सबको ईमेल कर दिया। मेरे को इसकी जरूरत है कि वो मेरे को ईमेल रिप्लाई करेगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मेरा तो कुछ नुकसान नहीं जा रहा, राइट। आई डिड नॉट सी एनी जॉब पोर्टल के भाई मेरे को जॉब चाहिए तो मैं जाके वहाँ पर देखूँ कि भाई जॉब आई तो ही मैं अप्लाई करूँगा। तो विदाउट आपको खुद से ही करना है, आपको जॉब करना है तो फॉरेन में। सो डॉक्टर अकरम, एक क्वेश्चन मेरा भी है आपसे कि अभी अब्रॉड में जॉब करते हुए आपका कितना वर्कलोड जनरली होता था इन टर्म ऑफ सब्जेक्ट वाइज पर सेमेस्टर? हाउ मेनी सब्जेक्ट? I mean, basically I was a lecturer for clinical pharmacy, right? Yes. तो मेरा वर्कलोड था कि बच्चों को जो है लाइव लेक्चर लेना, कुछ सब्जेक्ट लाइक फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोथेरेपी, एंड अब्यूज इन सोसाइटी था एक सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट थे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग स्टूडेंट को लेके जाते थे हॉस्पिटल में। तो हम लोग को बेड साइड टीचिंग करनी होती थी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आर गोइंग ऑन क्लर्कशिप, इंटर्नशिप होती थी हमारे बच्चों की, तो हम लोग वहाँ जाया करते थे हॉस्पिटल के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम एक था उसको बोलते थे PBL, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो ये इंडियन सिस्टम में नहीं है। आई हाईली रिकमेंडेड कि इंडियन सिलेबस में होना चाहिए जो है PBL उसको बोलते हैं, या उसकी एग्ज़ाम।
तो क्लिनिकल सिनेरियोज की बेस पे हम लोग डिस्कशन करते थे कि इस पेशेंट को कौन सा ड्रग देना चाहिए, कौन सा और medication कितना डोज देना चाहिए, क्या इसमें Yes. रॉन्ग है, कैसे इसको करेक्ट करना है, काउंसलिंग पॉइंट, ऑल दो थिंग्स वी डिस्कस तो ये इतना वर्कलोड था. Yes. So we got a lot of time to to the research basically. Yes. तो अभी यहाँ पे जो हम लोग वर्कलोड की बात कर रहे थे, हाँ. ये तो ओनली एकेडमिक्स वर्कलोड है. हाँ. इसके अलावा जो लोड होता है फैकल्टीज पे, पब्लिकेशन लोड, ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो रहा है. यस, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है. सो अभी अगर हम एक एवरेज देखें तो हर एक फैकल्टी के पास 2 पेपर्स का, 2 आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल का टारगेट होता है पर ईयर एंड 1 or 2 पेटेंट. तो ये वर्कलोड भी ऐड हो जाता है विद द मतलब टीचिंग के साथ ये भी टीचिंग. बट ऑब्वियसली ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर इतना तो आपको करना ही चाहिए बिकॉज Yes, रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको आगे बढ़ना है, लाइफ करना है, तो पब्लिक, अगर कोई एग्जाम्पल कोई जॉब आ गया गवर्नमेंट में, एकेडमिक्स के अंदर ही गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में अगर आपको प्रोफेसर बनना है, ऑब्वियसली दे विल सी योर पब्लिकेशन, पेटेंट, राइट, अपार्ट फ्रॉम पीएचडी एंड एक्सपीरियंस. बट उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है डॉक्टर अकरम की, लाइक अभी लेक्चर्स के साथ में हाँ, और मतलब देन बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्कलोड है, करना, वही yes, वर्कलोड तो टफ हो जाता है मैनेज करना. तो ये एक But चैलेंज है फॉर फार्मेसी. मेन क्या है ना, अगर आप Yes. किसी को फुल सैलरी नहीं दोगे Yes. तो वो अपना फुल कैसे दे पाएगा, बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा. 20-25 हज़ार में, 30 हज़ार में उसका घर भी नहीं चल पाएगा, राइट. उसकी भी अपनी फैमिली है, तो अगर उसको डिसेंट सैलरी मिलेगा तो और डिसेंट उसको वर्किंग आवर्स होंगे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा जो फार्मेसी एकेडमिक्स है. और इस पर रिफ्लेक्ट होगा बच्चों को वो पढ़ा रहा है. अभी क्या है, बस चल रहा है, जस्ट नाम के नहीं है क्या है, बहुत सारे लोग जाते हैं, टाइम पास करते हैं, इवन सम फैकल्टीज तो इन क्लास. डॉक्टर आपके एक्सपीरियंस में, मतलब जो कॉलेज है उनके पास में पर्याप्त जो इंस्ट्रूमेंटेशन है या लैब्स हैं नहीं है, या इसमें भी लोग कुछ धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है? ओके, तो इस केस में डॉक्टर अकरम, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, स्टार्टिंग में लैब्स का तो प्रॉब्लम नहीं आता है जनरली. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जितना मैंने देखा है, पीसीआई के नॉर्म्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लैब्स का प्रॉब्लम नहीं होता है. जो सबसे बड़ा इशू है वो है इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी का एंड केमिकल क्वालिटी का. ओके, तो वो बाय कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट बिकॉज पीसीआई इज फोर्सिंग. ओके, फोर्स कर ये पीसीआई, तो बाय कर रहे हैं, बट चीप इंस्ट्रूमेंट बाय कर रहे हैं, नॉन ब्रांडेड इंस्ट्रूमेंट्स. तो अभी नॉन ब्रांडेड इंस्ट्रूमेंट होगा तो एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आएगा. ओके, सिमिलरली केमिकल्स में थोड़ा सा इशू आता है, चीप केमिकल्स एंड रीडिंग्स प्रोड्यूस नहीं हो पाता है प्रैक्टिकल में. तो ये एक प्रॉब्लम है. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है डॉक्टर अकरम इन द फॉरेन? बिल्कुल सही कहा है ना. फॉरेन में तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तो बेसिकली एकेडमिक्स का जॉब नहीं है, इतना काम नहीं होता है. वहाँ पर लैब टेक्नीशियंस होते हैं, वो सब कराते हैं. एज ए टीचर, एज ए लेक्चर, यू जस्ट गो एंड एक्सप्लेन बेसिकली क्या करना है, उनको बोर्ड पे आकर बता देना ये करना है, एंड वो लास्ट में आकर उनको चेक करना होता है. इट इज़ नॉट लाइक इंडियन वाला सिस्टम है, लोग वहाँ पर टीचर बैठा रहता है और वो चेक करता रहता है. एंड मैंने एक चीज़ और देखी है कि बहुत सारे बच्चे जो आज की डेट में आ रहे हैं फार्मेसी के अंदर, वो बहुत सारे लाइक कान चोर टाइप के बच्चे आ रहे हैं. आई मीन मतलब दे आर नॉट वेरी लेबोरियस, दे आर नॉट वेरी, उनको इतना पैशनेट नहीं है कि दे आर नीड टू डू फार्मेसी. मतलब डिग्री जो हो रहा है फार्मेसी का, इट इज नॉट फ्रॉम द एकेडमिक साइड, इज आई मीन बच्चों के साइड से भी है. हम लोग जो पढ़ते थे मेरी क्लास में, आई एम श्योर मतलब 20-25 लोग तो हर बार उनकी बैक आती थी मेरी क्लास के अंदर, राइट. अभी क्या है, प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 80%, 90% मार्क्स आ रहे हैं, बट बच्चे पढ़ ही नहीं रहे. आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, ये एक्सपीरियंस मैंने भी ऑब्जर्व किया डॉक्टर अकरम. 2014-15 तक जो स्टूडेंट्स आए हैं ना, बहुत लेबोरियस स्टूडेंट्स थे. मैं एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा. इन 2013 प्रैक्टिकल वाइवा में ले रहा था, एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट केम टू मी, एंड प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे. तो जनरली मार्किंग करते थे हम लोग कि आउट ऑफ 10 कितना मार्क उसका है. तो ही गॉट 2 मार्क्स. ओके, 2 मार्क्स उसने लिया एंड वो चला गया. आफ्टर 5 मिनट्स ही केम बैक कि सर मुझे दोबारा से वाइवा देना है. 2013 मुझे दोबारा से वाइवा देना है. तो मैंने कहा मैं लूँगा, लेकिन अगर आप प्रिपेयर करोगे एंड इफ़ यू प्रॉमिस दैट यू विल स्कोर मोर देन 8 मार्क्स, देन फिर मैं आपका वाइवा लूँगा. उसने कहा ठीक है सर, मैं करूँगा. एंड हाफ एन आवर के लिए वो बाहर गया, ही प्रिपेयर्ड, एंड व्हेन ही केम बैक ही गॉट 9 मार्क्स आउट ऑफ 10. तो ये 2013 का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम पे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे. बट 2014-15 के बाद जो स्टूडेंट्स हैं, आप बुलाते रह जाओगे, स्टूडेंट आपके पास नहीं आएगा. सो दिस इज द रीसेंट एक्सपीरियंस ऑफ माय. आजकल के चले फार्मेसी डिग्रीज को लोग बाय कर रहे हैं. मीन्स बहुत सारे लोग जो प्राइवेट कॉलेज हैं, छोटी मोटी कॉलेज हैं, ये क्या कर रहे हैं, आधे बच्चे एटलीस्ट
दे आर हायरिंग नॉन अटेंडिंग, कि बच्चे सिर्फ Yes. एग्ज़ाम लिखने आते हैं। अब ऐसे लोग अगर डिग्रीज को बाय करेंगे, डी फॉर्म को या बी फॉर्म को, तो फिर क्वालिटी हम कहाँ पर मतलब के लिए मेजर करेंगे, राइट? तो ऑब्वियसली बच्चे भी आजकल चाहते हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, फ्री में चाहते हैं, दे आर सेइंग कि भाई फार्मेसी में जॉब नहीं है, फार्मेसी इज नॉट ए गुड प्रोफेशन। वी अंडरस्टैंड कि जॉब्स इतनी नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए, पीसीआई को भी न्यू अप्रूवल देने में देखना चाहिए कि किस कॉलेज को जेन्युइनली जाना है, किस Yes. सीजन में जाना है, नो ऑल दोज थिंग। बट बच्चों को भी, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, यू शुड वर्क, नो आप ईमानदारी से आप अपना काम कीजिए। आपको, आप यहाँ पढ़ने आए, बी फॉर्म करने आए, तो आप 100% उस पर फोकस कीजिए, अच्छे से अच्छा है, नो गुड मार्क्स लेके आइए, लर्न कीजिए वाट एवर यू कैन। बहुत सारे टाइम पे क्या आता है, जो प्लेसमेंट की बात आती है कि ये कॉलेज में 100% प्लेसमेंट है, ये कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, बच्चे भी वहीं जाना चाहते हैं जहाँ पर प्लेसमेंट हैं। और प्राइवेट कॉलेज देखिए विद लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, आप देखोगे 100% प्लेसमेंट, इतने लाख का प्लेसमेंट होगा, यहाँ इतने का हो गया। और फार्मेसी में क्या हो रहा है, प्लेसमेंट वहाँ होती नहीं होती। मेरे टाइम पे आई रिमेंबर ओनली वन कंपनी आई थी, वो भी MR की नहीं, मेरे सीनियर्स की नहीं आई थी, सिप्ला कंपनी फॉर प्रोडक्शन। बहुत सारे लोगों को लेके गए थे, बट हमारे टाइम पे एक कंपनी आई थी, वो भी आई थी MR की नहीं, और कोई भी कंपनी आई नहीं। सर आपका क्या एक्सपीरियंस था? बच्चे कितना लोग बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज फेक एडवर्टीजमेंट दे के उनका एडमिशन लेते हैं बच्चों। Yes. तो इस केस में डॉक्टर अकरम, मैं अपने एकेडमिक्स का पहले बताऊंगा। ड्यूरिंग माय बी फॉर्म एंड मास्टर्स देयर वाज नो प्लेसमेंट, 0 प्लेसमेंट। ओके, हमारे बैच में से किसी का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ था ड्यूरिंग द मास्टर्स। ओके, तो हम लोगों ने खुद ही ट्राई किया एंड देन वी गॉट द जॉब। लेकिन लकीली क्या हुआ कि व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, सो आई वाज इन द एरिया ऑफ पोंटा साहिब, ओके, एंड वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो उधर प्लेसमेंट का इशू नहीं आता था। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं अवेलेबल हैं, तो वो एफर्ट भी नहीं लगा रहे हैं स्टूडेंट को प्लेस करने के लिए, और ये प्रॉब्लम मेजॉरिटी में होता है। अब देखो स्टूडेंट अपने एफर्ट, 400-500 कॉलेज हैं, इंडस्ट्री वहाँ है नहीं। ऑब्वियसली ये जो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बहुत सारा इंडस्ट्रीज हैं, तो यहाँ के बच्चों को शायद ईजी है थोड़ा सा इंडस्ट्री में जाना। यस, लेकिन अगर हम अदर रीजन्स की बात करें, जैसे अभी आपने यूपी के ही बात किया, तो यूपी में इंडस्ट्रीज नहीं है। अब वहाँ के कॉलेजेस क्या करेंगे, एफर्ट भी नहीं लगाएंगे स्टूडेंट को प्लेस करने के लिए। बट ये दिखा रहे हैं पेपर्स में कहीं पे कि हम 100% करें, तो दिस इज रॉन्ग। एंड आपको भी एक अच्छा कॉलेज चूज करना चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट। तो कोई भी कॉलेज नहीं कराएगा, अगर आपने अच्छे से बी फॉर्म किया है तो प्लेसमेंट आपकी खुद ही हो जाएगी। यस, है ना? किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, एज पर योर। ओके, तो एकेडमिक्स में मैं जो रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को कि एकेडमिक्स के लिए आप तभी ट्राई करें व्हेन यू आर रेडी टू स्टडी मोर। ओके, आप और पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो देन ही आप एजुकेशन ज्वाइन करें। अदरवाइज यू कैन स्टार्ट योर कैरियर इन इंडस्ट्री और हॉस्पिटल्स। ओके, तो वहाँ के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। एकेडमिक्स के अंदर आपको कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक्स पार्ट। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिकेशंस करने पड़ेंगे, रिसर्च करना पड़ेगा, ताकि आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुंचा पाओ। ओके, बेसिकली एकेडमिक्स में आपको पीएचडी करना मस्ट है। यस, पीएचडी इज मस्ट। पीएचडी के बाद भी कुछ न्यू जो एडवांसमेंट है वो आपको हमेशा लड़ना है, बिकॉज आपको बच्चे को भी पढ़ाना है ना, राइट? एकेडमिक्स में तो आपको हमेशा पढ़ाई करना रहेगा, है ना। बट मेरे हिसाब से ये है कि यू शुड, बच्चे वहाँ से पूछेंगे सर कॉग्निटिव ले लूँ, सोटिक्स लूँ या ये लूँ या ये लूँ, तो आपको अपने मन से पूछिए, आपको दिल से पूछिए कि आपको किस सब्जेक्ट में मज़ा आता है, नो, बिकॉज पढ़ाना इज़ नॉट ए ईजी टास्क। आप पहले तो आपको खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, तभी आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, राइट? एंड तो आपको वो ब्रांच चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको बहुत ही अच्छा आता हो, मज़ा आता हो, जिसमें यू कैन वर्क में भी, यू कैन टीच में भी। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आप पढ़ा सकते हो एक दिन के अंदर उस सब्जेक्ट में जिसको आपको पढ़ाना है, उस सब्जेक्ट में आप जाइए। इसमें मत जाइए कि कॉग्निटिव का स्कोप है नहीं है, या मैं कॉलेजी में जाऊँ, किसमें सैलरी ज़्यादा मिलती है, मैं वही ब्रांच यूज़ करूँगा, है ना। और फार्मेसी जो एकेडमिक्स में जनरली सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, आप कोई भी ब्रांच कर लें। फार्मेसी का भी इतना ही स्कोप है जितना फार्माकोलॉजी का, बिकॉज पीसीआई ने स्पेसिफाइड किया हुआ है कि इतने टीचर होने चाहिए, कॉलेजी के इतने होंगे, कॉग्निटिव के इतने होंगे, केमिस्ट्री के इतने होंगे, सोटिक्स के, नो। तो अकॉर्डिंगली आप यू नीड टू चूज़ के कौन से आपको। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको बी फॉर्म या फार्मेसी के बाद में अगर आपको वर्क करना है, यू थिंक अबाउट किसी रिटेल फार्मेसी में, किसी हॉस्पिटल फार्मेसी में आप जॉब करें, एंड यू कैन थिंक अबाउट एब्रॉड में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। यू जस्ट नीड टू पास द एग्जाम, यू नो, एंड वी आर हियर टू academically here to help you all, and there is a lot of you know, हमने कोई क्वेश्चन को यहाँ छोड़ दिया है जो हमने कवर नहीं किया एकेडमिक्स के बारे में। एकेडमिक्स में जो स्कैम चल रहा है, इफ़ यू वांट टू प्लीज लीव अ कमेंट बिलो, विल ट्राई टू रिप्लाई इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर पालो। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, बाय।